गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों का ये वीडियो जो है बहुत दिन के अंतराल के बाद मिल रहा है और अभी वीडियो मिलने में थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी रहेगा, लेकिन बहुत से बच्चों का अभी कोचिंग का जो मोबाइल ऐप बना हुआ है उस ऐप से वीडियो देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो और हम उस समस्या आप लोगों से बातचीत नहीं हम कर पा रहे हैं, फ़ोन व्हाट्सएप सब बंद है, जिसके वजह से आप लोगों से हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो आप लोग को ये वीडियो जो भी है इधर जो भी वीडियो बनाएंगे वो सभी वीडियो यूट्यूब पर मिलेगा और सभी वीडियो आप यूट्यूब पर देख सकते हो। जो भी वीडियो हम इधर बनाएंगे, जब तक स्वास्थ्य सही नहीं हो रहा है तो आपको ऐप पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ये पॉइंट पर आते हैं। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 के वीडियो 9 लेकर के हम लोग मिल रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज आवेश उत्पन्न करने की विधि। आवेश उत्पन्न कैसे किया जाता है, आवेश उत्पन्न करने की विधि क्या है। तो आवेश उत्पन्न करने की हम लोग के बुक में एनसीईआरटी में आवेश उत्पन्न करने की 2 विधि पढ़ना है। आवेश उत्पन्न करने की 2 विधि है। एक पहला है चालन विधि, हम लोग को पहला पढ़ना है चालन विधि, कंडक्शन मेथड। पहला पढ़ना है हम लोग को चालन विधि, कंडक्शन मेथड, और दूसरा पढ़ना है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि, इसका एक और हिंदी होता है उपपादन विधि। आप हिंदी ठीक से देखेंगे इंडक्शन मेथड। तो आपने देखा कि आवेश उत्पन्न करने की 2 विधि है। हम लोग को आवेश उत्पन्न करने की 2 विधि पढ़ना है। आवेश उत्पन्न करने की जो पहला विधि है वो है चालन विधि, कंडक्शन मेथड। दूसरा है प्रेरण विधि या उपपादन विधि, इंडक्शन मेथड। तो हम लोग बारी बारी से अभी दोनों मेथड के बारे में जानेंगे। दोनों मेथड क्या है, दोनों मेथड से कैसे आवेश उत्पन्न किया जाता है, आवेश उत्पन्न करने की कितनी विधि है। तो आवेश उत्पन्न करने की 2 विधि है, एक चालन विधि और दूसरा प्रेरण विधि। ऐसे हम आप लोगों को आवेश उत्पन्न करने के बारे में पहले भी बता चुके हैं। आवेश उत्पन्न कैसे किया जाता है इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। क्या होगा, याद होगा आप लोगों को कि जब 2 पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है जबकि दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और दूसरा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उस पर धन आवेश उत्पन्न होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। यानी आवेश उत्पन्न ऐसे भी किया जा सकता है, अब पदार्थों को रगड़ करके भी किया जा सकता है। तो पदार्थ को जब हम आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से आवेश उत्पन्न करने की विधि को हम चालन विधि कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से आवेश उत्पन्न करने की विधि को हम चालन विधि, कंडक्शन मेथड कहते हैं। यानी चालन विधि में हम 2 पदार्थों को आपस में रगड़ेंगे जिससे उनमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा तो धन आवेश और ऋण आवेश उत्पन्न होगा। इसी को हम कहते हैं चालन विधि, कंडक्शन मेथड। हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे क्योंकि इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं प्रेरण विधि, इसी को विशेष समझना है। ऐसे हम आपको बता दें, प्रेरण विधि, जो प्रेरण वर्ड आप जो देख रहे हो ये आपको विस्तार से पढ़ना है एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 में। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर जो 6 है वो आपका पूरा का टोटल यही है, प्रेरण विधि। क्योंकि उस चैप्टर का नाम ही है विद्युत चुंबकीय उपपादन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो हम लोग विस्तार से वहाँ भी पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग हल्का जो है देख लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं कि प्रेरण विधि क्या है। प्रेरण विधि के बारे में समझिएगा, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि एक डायग्राम के माध्यम से। तो अभी हम लोग जो है प्रेरण विधि के बारे में बात करेंगे। प्रेरण विधि या उपपादन विधि क्या है।
थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो जैसे ये एक चालक है, चालक आप इसको प्लेट भी कह सकते हो, लेकिन ऐसा प्लेट जिसमें करंट का फ्लो होता हो। तो इस पर पहले से आवेश दिया हुआ है, हम पहले से इस पर आवेश दे चुके हैं। अभी यहाँ पर एक सवाल आपके दिमाग में आएगा, हम देखते हैं आप लोग के दिमाग में सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल आना चाहिए। तो ये एक प्लेट है ए बी, इसको हम कहेंगे आवेशित चालक। आवेशित चालक मतलब इस पर आवेश पहले से है, ये है आवेशित चालक। और ये एक दूसरा प्लेट है जिस पर कोई आवेश नहीं है, ये दूसरा प्लेट है सी डी, इस पर कोई आवेश नहीं है, तो इसको कहते हैं अनावेशित चालक। अनावेशित चालक, कहीं कहीं शुद्ध हिंदी में इसको आविष्ट चालक और इसको अनाविष्ट चालक भी कहा जाता है। एक प्लेट है, फिर से ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक प्लेट है ए बी, ये आवेशित चालक है। ए बी प्लेट है, ये आवेशित चालक है, इस पर पहले से आवेश दिया हुआ है Q। और ये एक दूसरा प्लेट है सी डी, जिस पर कोई आवेश नहीं है, तो ये अनावेशित चालक है, अनाविष्ट चालक है। रूल कहता है, प्रेरण विधि क्या कहता है, प्रेरण विधि में क्या होता है उसको हम समझते हैं कि जब किसी आवेशित चालक के समीप, जब किसी आवेशित चालक के समीप यानी इस चालक को, आवेशित चालक के समीप किसी अनावेशित चालक को लाया जाता है, जब किसी आवेशित चालक के समीप अनावेशित चालक को लाया जाता है, यानी इस चालक सी डी चालक को यदि हम ए बी के समीप लेकर के आते हैं, ए बी के समीप लेकर के आते हैं, आवेशित चालक के समीप किसी अनावेशित चालक को लाते हैं, तो ऐसा पाया जाता है, ऐसा देखा जाता है, ऐसी घटनाएं होती हैं हमारे प्रकृति में कि अनावेशित चालक के नज़दीक वाले सिरे पर ऋण आवेश और दूर वाले सिरे पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, जब किसी आवेशित चालक के समीप किसी अनावेशित चालक को लाते हैं, आवेशित चालक के नज़दीक में अनावेशित चालक को ला करके रखते हैं, तो अनावेशित, ऐसा पाया जाता है हमारे प्रयोग में, प्रैक्टिकल में, प्रकृति में ऐसा घटना होता है कि अनावेशित चालक के नज़दीक वाले सिरे पर ऋण आवेश और दूर वाले सिरे पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को हम, यह आवेश जब उत्पन्न हो गया तो आवेश उत्पन्न करने की विधि को, इस प्रकार आवेश उत्पन्न करने की विधि को प्रेरण विधि या उपापादन विधि कहा जाता है। फिर से आप समझिएगा, प्रेरण विधि क्या है। जब किसी आवेशित चालक के समीप किसी अनावेशित चालक को लाया जाता है, तो अनावेशित चालक के नज़दीक वाले सिरे पर ऋण आवेश और दूर वाले सिरे पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश उत्पन्न करने की जो विधि है, इसे हम प्रेरण विधि या उपापादन विधि कहते हैं। ये हमारा उपापादन विधि हुआ। अब एक सवाल हम जिसकी बात कर रहे थे कि सर, सवाल ये है कि क्या सर आवेशित चालक पर केवल धन आवेश ही रहेगा? सवाल ये है, जैसे आपने देखा कि इस पर आवेशित चालक है तो धन आवेश दिया हुआ है, तो इसके नज़दीक वाले सिरे पर ऋण आवेश, दूर वाले सिरे पर धन आवेश उत्पन्न हो गया। तो सवाल ये है कि आवेशित चालक पर सर धन आवेश ही रहेगा? तो जी हाँ बहादुर, यहाँ पर आप लोग एक पॉइंट दिमाग में हमेशा के लिए बना लीजिए कि जहाँ कहीं भी आवेश रखा गया हो, दिया गया हो, कहीं पर पहले से आवेश की चर्चा है, तो समझिए कि धन आवेश ही होगा। यदि कहीं पर कहा जाता है कि हमने आवेश लिया, यहाँ आवेश रखा गया है, तो सारी ऑब्जर्वेशन, सारी प्रैक्टिकल धन आवेश पर ही होता है। ऋण आवेश के बारे में हम जब करंट पढ़ेंगे तो बताएंगे कि ऋण आवेश केवल बैलेंस करने वाला आवेश है। ऋण आवेश से कुछ नहीं होता प्रकृति में, सभी घटनाएं धन आवेश से ही होती हैं। इस पॉइंट पर हम लोग ऋण आवेश केवल एक बने चर्चा करेंगे कि जब आवेश धन आवेश से ही मतलब है, हमें बैटरी में आप देखे होंगे एक प्लस टर्मिनल होता है, एक माइनस टर्मिनल होता है, तो करंट हमेशा प्लस से निकलता है, माइनस में जाता है। देना है तो प्लस से ही देंगे, लेना है तो प्लस से ही लेंगे, माइनस की जरूरत नहीं है। खैर उस पर हम लोग
बाद में बात करेंगे जब करंट पढ़ेंगे तब। लेकिन अभी आप यही जानिए कि जब भी किसी वस्तु पर आवेश दिया गया हो, कहीं पर आवेश रखा गया हो, कहीं आवेश लेना हो, तो हम धन आवेश की ही बात करेंगे। एक सवाल आपका ये हो गया। दूसरा सवाल ये है, जैसे हमने आपको दिखाया ये डायग्राम मान लीजिए कुछ इस तरह से हो। मान लीजिए कि एक वस्तु ये रखा गया है, तो ये आवेशित चालक है, तो इस पर पहले से आवेश है तो प्लस आवेश होगा, ये आवेशित चालक हुआ। ये अनावेशित चालक है, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं है, तो इसके नज़दीक वाले सिरे पर माइनस और दूर वाले सिरे पर प्लस आवेश उत्पन्न होगा, दूर वाले सिरे पर धन आवेश उत्पन्न होगा। नज़दीक वाले सिरे पर ऋण आवेश और दूर वाले सिरे पर धन आवेश उत्पन्न होगा। इसी तरह यदि हम बात करें, यदि ये कोई आवेशित चालक है गोला टाइप का, तो इस पर आवेशित है तो इस पर धन आवेश है। एक ये दूसरा चालक है जो अनावेशित है, दूसरा गोला जो अनावेशित है, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं है, तो नज़दीक वाले सिरे पर ऋण आवेश, नज़दीक वाले सिरे पर ऋण आवेश और दूर वाले सिरे पर धन आवेश उत्पन्न होगा। नज़दीक वाले सिरे पर ऋण आवेश और दूर वाले सिरे पर धन आवेश उत्पन्न होगा। ये प्लस का चिन्ह है, सब लग रहा है कि गुना कटा हुआ, लेकिन प्लस का चिन्ह सब धन आवेश है। तो नज़दीक वाले सिरे पर ऋण आवेश और दूर वाले सिरे पर धन आवेश उत्पन्न होगा। ये इस तरह का कोई भी डायग्राम हो किसी भी तरह का, तो बस सीधे सीधे समझिए कि जब किसी आवेशित चालक के समीप किसी अनावेशित चालक को लाते हैं तो नज़दीक वाले सिरे पर ऋण आवेश और दूर वाले सिरे पर धन आवेश उत्पन्न होता है। इस प्रकार आवेश उत्पन्न करने की जो विधि है उसको हम प्रेरण विधि या उपादान विधि कहते हैं। फाइनली अभी तक हम लोग ने जाना कि आवेश उत्पन्न करने की दो विधि है, एक को कहते हैं चालन विधि और दूसरा कहते हैं प्रेरण विधि। चालन विधि में आवेश इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से उत्पन्न होता है और प्रेरण विधि में आवेश जो है एक चालक के समीप दूसरा अनावेशित चालक लाने से उत्पन्न होता है। तो ये हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले टॉपिक पर बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग जो है सतत आवेशों के वितरण, सतत आवेशों के वितरण, सतत माने लगातार, आवेशों का वितरण यानी आवेशों का बंटवारा, यानी आवेशों का बंटवारा हम कैसे करते हैं, आवेश को कैसे किसी पर देंगे, आवेश किसी को कैसे बांटेंगे, इसी के बारे में, आवेशों का वितरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट समझाने जा रहे हैं, शायद आपको पहले भी हम बताए हैं, मुझे ध्यान नहीं है उतना। वस्तु तीन तरीके का होता है। एक वस्तु ऐसा होता है जिसमें केवल लंबाई होता है, केवल लंबाई, जैसे कि तार, कोई वायर जो है उसमें केवल लंबाई है। दूसरा वस्तु ऐसा होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है, जैसे कि कोई पेपर, कोई कागज़ जो पन्ना होता है, तो पेपर जो है उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है। और एक वस्तु ऐसा होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है, जैसा कोई पत्थर का टुकड़ा, मकान, कुर्सी, टेबल, जो भी बेंच आप देख रहे हो, उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है। यानी आपने क्या जाना कि एक वस्तु ऐसा है जिसमें केवल लंबाई है, जिसमें केवल लंबाई है, जैसे कि तार, उसको कहते हैं एक विमीय पदार्थ, एक विमीय, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। एक ऐसा पदार्थ जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है, टू डायमेंशनल, जैसे कि पेपर। और तीसरा जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होता है, थ्री डायमेंशनल, जैसे कि कोई मकान, पदार्थ, कोई पत्थर का टुकड़ा, लकड़ी, जो भी है। यानी पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, एक जिसमें केवल लंबाई हो, दूसरा जिसमें लंबाई, चौड़ाई दोनों हो, और जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, तीन पदार्थ। तो वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। तो सिंपल सी बात है, जिसमें केवल लंबाई हो और उसमें आवेश बांटने के लिए आपको दे दिया जाए कि आवेश आप बांटिए, तो आप कैसे बांटिएगा? आप नॉर्मल सोचने की कोशिश करें कि यदि हम आपको कह दें कि बांटिए और लंबाई केवल हो, मान लीजिए कोई लड़कों के तार है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे हम बात करें, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि डिफिनीशन आपको बहुत इजी तरीके से याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए लड़के खड़े हैं लाइन में और कोई चीज़ आपको बांटने के लिए दे दिया जाए, ये लड़के खड़े हैं लाइन में,
इस तरीके से, और हम आपको दे दिए कोई चीज़ बांटिए, तो यहाँ पर आप बांटिएगा तो कैसे बांटिएगा, तो लंबाई के अनुसार बांटिएगा, ऐसे बांटिएगा आप, इसको देंगे फिर इसको देंगे फिर इसको देंगे फिर इसको देंगे, यानी लंबाई के अनुसार बांटेंगे। लेकिन यदि यही लड़के कुछ इस तरीके से खड़े हों, ध्यान समझिएगा, ऐसे यदि लड़के खड़े हो तो आप केवल अब ऐसे बांटिएगा तो काम नहीं चलेगा, अब आपको ऐसे भी बांटना होगा, क्योंकि लड़के इधर भी खड़े हैं, यानी यहाँ पर लंबाई के अनुसार भी बांटना है और चौड़ाई के अनुसार भी बांटना है। ध्यान समझने की कोशिश करें, यदि केवल एक लाइन में बच्चे खड़े हों, लाइन में मैंने केवल लंबाई है, तो वहाँ पर हम लंबाई के अनुसार बांटेंगे। जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों है तो उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों के अनुसार बांटेंगे, मतलब क्षेत्रफल के अनुसार बांटेंगे। जिसमें केवल लंबाई हो उसमें तो केवल लंबाई, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों है मतलब उसमें क्षेत्रफल है, और जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है उसमें हम आयतन के अनुसार बांटेंगे। फिर से एक बार समझिए, यदि आपको कोई चीज़ अभी हम आवेश की वितरण की बात नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी बांटने की बात कर रहे हैं। जिसमें केवल लंबाई है तो वहाँ पर आवेशों जो पदार्थ का बंटवारा करेंगे हम वो लंबाई के अनुसार करेंगे। जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों है उसमें हम क्षेत्रफल के अनुसार बंटवारा करेंगे, और जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है उसमें हम आयतन के अनुसार बंटवारा करेंगे। यही पॉइंट है बहादुर। अब हम आवेशों के वितरण के बारे में बात करें। ये तो आप फाइनल अब समझ गए होंगे कि आवेशों का वितरण 3 प्रकार से किया जाता है, एक लंबाई के अनुसार, दूसरा क्षेत्रफल के अनुसार, और तीसरा आयतन के अनुसार। आवेशों का वितरण 3 प्रकार से किया जाता है। एक लंबाई के अनुसार जो आवेशों का वितरण करेंगे उसको हम कहते हैं आवेश का रैखिक घनत्व। क्षेत्रफल के अनुसार जो वितरण करेंगे उसको कहते हैं आवेश का पृष्ठीय घनत्व, और आयतन के अनुसार जो वितरण करते हैं उसको कहते हैं आवेश का आयतन घनत्व। थोड़ा सा अब इस पॉइंट को आप समझिएगा। यदि बंटवारा करेंगे कोई भी चीज़, यदि आप बांटने के लिए शुरू करते हैं कुछ भी शायद अभी फंक्शन में आपको हम कह दें कि मिठाई बांटिए, तो पहले एक पैमाना सूचित करते हैं। आप अपने दिमाग में एक पैमाना चुनाव करते हैं। पैमाना क्या है कि हम हर लड़के को, या तो आपको मालिक कह देगा, मालिक आपको कह देगा कि सबको एक एक देना है या 2-2 देना है, चाहे 3-3 देना है, तो एक पैमाना चुनाव किया जाता है। कि यहाँ पर पैमाना आपको क्या बताया जाता है, देखे होंगे कि पैमाना किस तरह से है कि हर एक लड़के को 2-2 मिठाई देना है। ये एक पैमाना हो सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है कि हर एक गाड़ी वाला के 2-2 को देना है, चाहे हर एक गाड़ी वाला के 5-5 को दे देना है। लेकिन पैमाना एक का ही होगा, याद रखिएगा। चाहे एक समूह को, एक समूह को, कि हर एक मतलब लड़के बैठे हुए हैं ग्रुप बना के बैठे हैं, तो कह दिया जाता है, देखे होंगे कि एक को थैला एक को ग्रुप में दे दीजिएगा। पैमाना एक का होता है। तो अब हम पॉइंट पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यदि लंबाई के अनुसार बांटेंगे तो एक लंबाई पर देंगे, एक लंबाई पर। क्षेत्रफल के अनुसार बांटेंगे तो एक क्षेत्रफल पर, और आयतन के अनुसार बांटेंगे तो एक आयतन में। हम आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि अब कोई भी बंटवारा करना हो तो हम पहले तो समझ में आ गया कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। लंबाई के अनुसार बांटेंगे, या तो क्षेत्रफल के अनुसार या तो आयतन के अनुसार, क्योंकि जिसमें केवल लंबाई है वो तो लंबाई है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों है मतलब उसमें क्षेत्रफल है, और लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है मतलब उसमें आयतन है। तो वितरण जो करेंगे, बंटवारा जो करेंगे हम, तो या तो लंबाई के अनुसार, या तो क्षेत्रफल के अनुसार, या तो आयतन के अनुसार। और वो भी बंटवारा हम करते हैं तो एक के अनुसार करते हैं, या तो एक लंबाई पर बांटेंगे, या तो एक क्षेत्रफल पर बांटेंगे, या तो एक आयतन पर बांटेंगे। यानी आवेशों का वितरण 3 प्रकार से होता है। पहला है आवेशों का रैखिक घनत्व। ध्यान दीजिएगा, पहला है आवेशों का रैखिक घनत्व। अंग्रेजी में इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी आवेशों का रैखिक घनत्व। इसमें हम लोग पॉइंट पर बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि किसी तार के, ध्यान दीजिएगा, तार कह रहे हैं हम,
तार में केवल लंबाई होता है। किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर दिया गया आवेश को आवेशों का रैखिक घनत्व कहा जाता है। आवेशों का रैखिक घनत्व कहा जाता है। किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर दिया गया आवेश को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम जो आवेश का बंटवारा किए हैं वो लंबाई के अनुसार किए हैं। परिभाषा याद कीजिए, आप लोग याद होगा, मैं बताए थे सूत्र लिखने का तरीका कि जिस राशि के पहले एक लग जाए, इकाई लग जाए, एकांक लग जाए, प्रति लग जाए, उसको हम बाटा में रखते हैं। जिस राशि के पहले एक लग जाए, इकाई लग जाए, एकांक लग जाए, प्रति लग जाए, उसको हम बाटा में रखते हैं। तो यहाँ पर लंबाई बाटा में रह जाएगा क्योंकि एकांक लंबाई कह रहा है। तो लंबाई हो गया नीचे, आवेश हो गया ऊपर। ये हो गया आवेश का रैखिक घनत्व। आवेश का रैखिक घनत्व बराबर आवेश बटा में लंबाई। प्रति एकांक लंबाई पर दिया गया आवेश आवेश का रैखिक घनत्व कहलाता है। प्रति एकांक लंबाई पर दिया गया आवेश आवेश का रैखिक घनत्व कहलाता है। आवेश के रैखिक घनत्व को लैम्डा से सूचित करते हैं। आवेश के रैखिक घनत्व को लैम्डा से सूचित करते हैं। लैम्डा इक्वल टू आवेश का क्यू और लंबाई का एल। तो लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। क्यू बटा में एल, आवेश बटा में लंबाई। लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। आवेश के रैखिक घनत्व, आवेश के रैखिक घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। एसआई मात्रक तो आवेश का कूलाम और लंबाई का मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर। संकेत हो गया लैम्डा और मात्रक हो गया कूलाम प्रति मीटर। ध्यान दीजिएगा कि आवेश का मात्रक कूलाम प्रति मीटर, आवेश का कूलाम और लंबाई का मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर। ये इसलिए बार बार हम इस पर जोर कर रहे हैं क्योंकि तीनों आवेश का बंटवारा तीन तरीके से होता है, लंबाई के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार और आयतन के अनुसार। तो तीनों का बंटवारा यदि आप एक समझ जाते हैं तो बाकी दोनों भी आसान है। ध्यान दीजिएगा। तो आवेशों का जो वितरण है वो तीन प्रकार से किया जाता है। पहला है आवेश का रैखिक घनत्व। किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर दिया गया आवेश, यानी ये जो बंटवारा है वो लंबाई के अनुसार किया गया है, इसी को आवेश का रैखिक घनत्व कहा जाता है। आवेश के रैखिक घनत्व को लैम्डा से सूचित करते हैं। आपको पता होगा, जिस राशि के पहले एक लग जाए, इकाई लग जाए, एकांक लग जाए, प्रति लग जाए, उसको बटा में रखते हैं। तो लंबाई को बटा में रख दिए, तो आवेश बटा में लंबाई, क्यू बटा में एल। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अब इसी पर हम बात करते हैं कि दूसरा है आवेश का पृष्ठीय घनत्व। आवेश का पृष्ठीय घनत्व यानी पृष्ठ, सतह के अनुसार, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पर तार नहीं करेंगे हम, यहाँ पर हम तार नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर सतह होगा, किसी सतह के। अब यहाँ पर लंबाई भी नहीं होगा, क्षेत्रफल होगा। किसी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर दिया गया आवेश आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहलाता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहलाता है। अब यहाँ पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर हो जाएगा आवेश बटा में क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पर जो बंटवारा है वो क्षेत्रफल के अनुसार हुआ है, इसीलिए आवेश बटा में क्षेत्रफल होगा। क्यू बटा में ए हो जाएगा और इसको सिग्मा से सूचित करते हैं। सिग्मा, इसको सिग्मा से सूचित करते हैं, आवेश बटा में क्षेत्रफल। इसी प्रकार तीसरा है आवेश का आयतन घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब वहाँ पर सतह नहीं होगा,
वहाँ पर पदार्थ हो जाएगा। किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन पर दिया गया आवेश का आयतन घनत्व कहलाता है। और आवेश का आयतन घनत्व बराबर हो जाएगा आवेश बटा में आयतन। आवेश के आयतन घनत्व बराबर हो जाएगा आवेश बटा में आयतन। और आवेश के आयतन घनत्व को रो से सूचित करते हैं। रो का चिन्ह देखिए थोड़ा सा, इस तरह से रो से सूचित करते हैं। तो कुल मिलाकर के आवेश का बंटवारा 3 प्रकार से होता है, लंबाई के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार और आयतन के अनुसार। एकांक लंबाई पर आवेश देंगे तो आवेश का रैखिक घनत्व, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश देंगे तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व, और एकांक आयतन पर आवेश देंगे तो आवेश का आयतन घनत्व। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा आवेश उत्पन्न करने की विधि और आवेश बांटने की विधि, आवेश के बंटवारा करने की विधि, आवेश के वितरण के बारे में हमने पढ़ा। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।